माय डियर स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो एक और लेक्चर में हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इसके हमने 40 एमसीक्यूज तक इसके कर लिए थे। आज हमने करना है एमसीक्यूज नंबर 41। और 40 एमसीक्यूज में जो इस्तेमाल होना था वो ये था कि कम्प्लेक्स रूट वाला है कि अगर आपके रूट्स निकले ना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर रूट्स निकलें तो वो रूट्स 3 किस्म के हो सकते हैं, या तो रियल एंड रिपीटेड हो सकते हैं, या रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या कम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी था, ये कि अगर रूट्स निकले डिफरेंशियल इक्वेशन के तो वो इन 3 कैटेगरी के अंदर होते हैं, जिनमें से हमने जो पहला एमसीक्यूज किया था ना, वो ये वाला किया था, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला। रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हमने जो अगले इसके हैं कि अगर रियल और रिपीटेड हो या कम्प्लेक्स हो तो हमने कैसे करना है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पिछला लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर लेना है उसमें, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला जो है वो काम हमने कर लिया था, उसके रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी कर लिया था। एक और एमसीक्यूज इसके रिलेटेड कर लेते हैं, एमसीक्यूज नंबर 41। और आपको दोबारा बता भी देती हूँ कि अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो ना, तो आपने किस तरह करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो रूट्स हैं ना, वो M1 M2 MN निकले, मतलब ये सारे जनरल MN तक रूट्स निकले, और ये सारे डिस्टिंक्ट हैं यानी सारे मुख्तलिफ हैं। तो आपने फिर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, जितने आपके रूट्स निकलेंगे उतने ही आपने कांस्टेंट लेट कर लेने हैं। मतलब अगर आपके रूट्स निकले हैं ना MN तक, तो आपने कांस्टेंट भी कितने लेने हैं, M तक की लेने हैं, यानी एक कांस्टेंट लिया, फिर e की पावर में एक रूट लिखा, प्लस फिर एक कांस्टेंट लिया, e की पावर में एक दूसरा रूट लिखा, प्लस फिर अप टू सो ऑन, इसी तरह जितने भी आपके पास रूट्स हैं उतने ही कांस्टेंट लेके और e की पावर में वो वाला लास्ट वाला रूट लिख दिया। ये होता है जब आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो सॉल्यूशन लिखने का ये वाला तरीका होता है। अब जैसे कि एमसीक्यू नंबर 41 है, उसमें देखें द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसका आपने ना जनरल सॉल्यूशन बताना है। अब आपके पास ये वही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम इसकी सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आपको बताई हुई है कि जो डी स्क्वायर वाई होते हैं हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और ये y क्योंकि सब में कॉमन आता है, हम y को लेके फिर हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि जो y के साथ ब्रैकेट के अंदर चीज बचती है ना, मतलब ये वाली, इसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये भी पिछले लेक्चर में आपको बताया गया। अब आप ये, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसके बना लें फैक्टर्स। हमने जब इसके फैक्टर बनाए तो एक बनता है 3 और एक बनता है 2, तो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से d कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास एक रूट निकलता है 3 और एक निकलता है 2। अब देखिए ये जो रूट आपके पास निकले हैं ये तो डिस्टिंक्ट रूट है, दोनों सेम तो नहीं है ना, दोनों रूट आपके पास क्या है, मुख्तलिफ रूट निकले। और जब मुख्तलिफ रूट निकले हैं तो आपको तरीका क्या बताया गया, अब यहाँ दो रूट निकले हैं ना, तो आपने दो कांस्टेंट लेट करने हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, देखें y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिया, e की पावर में एक रूट लिखा। अब पहला रूट आपके पास ये है 3 है, तो आपने e की पावर में क्या लिख लिया, 3x लिख लिया, प्लस फिर दूसरा आपने कांस्टेंट लेट किया और जो दूसरा रूट बचता है उसको लिखा। दूसरा रूट आपके पास क्या निकला था, 2 निकला था, तो ये हमने दूसरा रूट लिख दिया e की पावर 2x। बस ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन है 42, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आपने ना इसको सॉल्व करना है, ये उन्होंने आपको जरा सिंपल फॉर्म में खुद ही दी हुई है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कौन सी बनती है, जो y के अंदर ब्रैकेट में चीज होती है वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, आपने इसके बना लेने हैं फैक्टर। इसके फैक्टर बनते हैं 3d प्लस d, फैक्टर्स बना के सिर्फ कॉमन वगैरह लेके एक फैक्टर निकलता है आपके पास, रूट निकलता है -3, और एक आपके पास क्या निकलता है -1। अब ये जो दो रूट निकले हैं ये भी आपके पास डिस्टिंक्ट निकले हैं, और डिस्टिंक्ट लिखने का क्या तरीका है, दो रूट निकले तो आपने दो ही कांस्टेंट लेने, एक कांस्टेंट लेके e की पावर में एक रूट लिखा, यानी c1 e की पावर -3x प्लस फिर c2 e की पावर -x, तो यही आपके पास क्या आ जाता है, जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। अब आपके पास जो अगला आपके पास क्वेश्चन है ना, वो है रियल एंड रिपीटेड का। ये रियल एंड रिपीटेड का, रियल एंड डिस्टिंक्ट के हमने कर लिए हैं, आपको समझ भी आ गई होगी। अब हम करते हैं रियल एंड रिपीटेड के रूट्स अगर रियल हो और रिपीटेड हो, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं वही निकले, तो फिर कैसे आपने सॉल्यूशन लिखना है। देखें अगर आपके पास ना एक m1 रूट निकला है जो कि ना m टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही रूट है जो आपके पास m टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसको कैसे लिखना है। अब आपने ना फिर
ई की पावर में उस रूट को तो एक ही दफ़ा लिखना है। जैसे रियल एंड रिपीटेड में तो ये होता था ना, रियल एंड सॉरी डिस्टिंक्ट में ये होता था कि जितने कांस्टेंट होते थे, जितने रूट्स निकलते थे उतने कांस्टेंट लेते थे और हर कांस्टेंट के साथ ई की पावर में आप एक-एक रूट लिखते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि एक ही रूट है जो कि m टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपने उस रूट को ना एक ही दफ़ा ई की पावर में लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, कांस्टेंट उतने ही लेट करने हैं जितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल वो ना यहाँ हमने क्योंकि लिखा है ना वो m टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है? अगर वो m टाइम रिपीट हो रहा है ना, यहाँ सॉरी m आना है। अगर वो m टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपने जो कांस्टेंट है वो m तक लेके जाने और उनकी तरतीब कैसे लेके जानी है, पहले लिखना है c1 फिर c2x फिर c3x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन cmx m माइनस वन, और ये m माइनस वन आपको पता ही होगा क्योंकि यहाँ अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं या x की पावर जीरो है ना, तो यहाँ m माइनस वन लेते हैं और अगर x से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ m आना था। तो इस तरह करके आपने अगर रूट्स रिपीट हो रहे हो ना, मतलब एक जैसे ही रूट आ रहे हो, तो आपने इस तरह, ये भी आपको समझ आएगी जब आपने क्वेश्चन करना है। मैं आपको क्वेश्चन ही डायरेक्ट करवा देती हूँ। क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास है 43। सॉल्व डी क्यूबिक माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3। ये आपके पास हमने सॉल्व करने को कहा है। पहले तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्यूबिक है और क्यूबिक को हम सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से, उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसके रूट्स निकाल सकें। आपने इसको क्वाड्रेटिक में सिंथेटिक डिवीजन इसकी कर लेनी है। इसकी सिंथेटिक डिवीजन 1 पे होती है। आप 1 पे इसको करके देख लेंगे, आप लोगों को आता भी होगा। 1 नीचे उतारा, 1 1 1 माइनस 5 और 1 हो गया माइनस 4। 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4, 7 माइनस 4 3, 1 3 से होगा तो 3 और 3 माइनस 3 0। और अब हम इसको लिख देते हैं ये डी स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन से इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर लिया। अब आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना लें, एक माइनस 3d बनता है, एक माइनस 1d बनता है। तो आपके जो फैक्टर्स है ना, यहाँ से निकलेगा 3 और 1। लेकिन आप लोगों ने भूल नहीं जाना कि जिस पे सिंथेटिक डिवीजन होती है वो भी इसी का रूट होता है। तो अब इसके जो रूट निकले ना, वो एक निकला है 1, एक यहाँ से 1 निकलेगा और 3। इसका मतलब है दो सेम निकले हैं और एक डिफरेंट निकला। तो अब आपने इसमें दोनों का इस्तेमाल करना है, रियल एंड रिपीटेड वाला भी और डिस्टिंक्ट वाला भी। अब देखें ना, जब रिपीट हो रहे हैं, अब यहाँ आपने तरीका सुना है, 1 जो है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो आपने दो कांस्टेंट लेने रिपीटेड के फॉर्मूले के लिए, और रिपीटेड के फॉर्मूले में क्या होता है, c1 प्लस c2x। अगर तो 3 टाइम होता ना तो फिर लिखना था c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, यानी आपने ना इस तरह बढ़ाते रहना है। अब यहाँ क्योंकि सिर्फ 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो एक दफा लिखा c1 प्लस c2x और e की पावर में ना उस रूट को सिर्फ एक ही दफा लिखना है, यानी e की पावर में 1 डॉट x। क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमने बार बार नहीं लिखना कि c1 के साथ भी लिखें, c2 के साथ भी लिखें। अगर रियल एंड रिपीटेड होते हैं तो आपने बस इसी तरह करना होता है कि अगर दो दफा हो रहे हैं तो c1 प्लस c2x और e की पावर में वो लिख देना है। अगर 3 दफा हो रहे हैं तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर में। इस तरह 4 टाइम्स हो रहे हैं तो आपने c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूबिक और e की पावर में। अच्छा, ये तो आपने लिख दी है रियल एंड रिपीटेड के लिए। अब जो एक 3 वाला बचा था डिस्टिंक्ट वाला, उसको भी तो लिखना है, तो वो है ही एक। तो आपने एक और कांस्टेंट ऐड किया, c2 तक तो हमने पहले ही कर लिए थे। तो अगला कर लेते हैं c3 और e की पावर में ना उस डिस्टिंक्ट वाले को लिख देते हैं e की पावर 3x। तो ये आपका आ गया है सॉल्यूशन। अगर तो रूट्स रियल एंड रिपीटेड हो तो हमने किस तरह करके लिखना होता है। 43 क्वेश्चन था हमारे पास। अब देख लेते हैं 44 क्वेश्चन। जो 44 क्वेश्चन है ना, उसमें अगर आपके पास ना रूट कम्प्लेक्स निकले ना, तो ये उसके रिलेटेड है कि अगर रूट्स कम्प्लेक्स आ रहे हैं तो फिर हमने कैसे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। आपके पास यहाँ भी डी क्यूबिक वही सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, सिंपल 1 माइनस 1 1 और माइनस 1 1 पे इसकी सिंथेटिक डिवीजन हो जाती है, बड़ी सिंपल सी सिंथेटिक डिवीजन से। आपके पास जो बच जाता है 1 0 1, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये डी स्क्वायर प्लस 0d और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जीरो डी का मतलब है खत्म ही हो जाएगा, तो डी स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, डी स्क्र इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपके पास जब अंडर रूट लेंगे स्क्र रूट, तो डी निकलेगा प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से निकलता है प्लस माइनस आयोटा, और जिसपे सिंथेटिक डिवीजन की है वो भी इसी का रूट होता है, तो 1 भी इसका रूट है। इसका मतलब है ये 3 निकलना है। अब ये तो आपके पास रियल है और ये एक ही है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और ये आपके पास रूट कौन सा आ गया, कम्प्लेक्स आ गया। अब कम्प्लेक्स का जो तरीका होता है ना, सबसे पहले हम सिंपल ये जो रियल और रिपीटेड, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसको तो सिंपल लिख देते हैं ना। ये एक है तो आपने एक ही कांस्टेंट लगाया और ई की पावर में इसको लिख दिया, इसका तो काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं जो हमारे पास अगर कम्प्लेक्स निकल रहा है।
अगर तो रूट आपके पास ना कम्प्लेक्स निकले ना, यानी इस फॉर्म में निकले a प्लस आयोटा b, तो आपने किस तरह करके चलना होता है, यहाँ मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। ये रहा कम्प्लेक्स, और अगर आपके पास कम्प्लेक्स रूट हो, अगर तो आपके पास a प्लस आयोटा बी या a माइनस आयोटा बी वाला रूट निकलता है, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म में रूट निकलता है, तो आपने उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना होता है, जितने आपके पास मतलब अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसी फॉर्म में लिख के ना, सिर्फ आपने लगाना है पहले साइन बी एक्स प्लस फिर इसी तरह और कॉस बी एक्स, ठीक है, और बाहर वो ई की पावर में वो रूट आ जाएगा, यहाँ ई की पावर ए एक्स में करके रूट भी आना है, सॉरी ए डॉट एक्स, ठीक है। ये आपके पास मतलब रूट आ जाएगा ई की पावर ए एक्स, अंदर वो कांस्टेंट लेट करके साइन बी एक्स, और ये कांस्टेंट लेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस बी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखें, ये क्वेश्चन करेंगे ना तो ही आपको ज्यादा समझ आएगी। 44 आपका हम कर रहे थे। अब इसमें ना आप पहले ना ए और बी का अंदाजा लगा लें, क्योंकि रूट आपका होता है ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ देखें ना, ए यानी कि रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं। अगर रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब है ए किसके बराबर है, 0 के, और बी किसके बराबर है, आयोटा के साथ जो भी होता है वही बी होता है। अब आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो आपका बी किसके बराबर है, 1 के। तो अब आपका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ई की पावर ए एक्स। यहाँ जो कम्प्लेक्स में आपको फॉर्मूला बताया है ये वाला, ई की पावर ए एक्स, ठीक है, तो ई की पावर ए एक्स आता है। अब ए आपका किसके बराबर है, 0 के, तो ई की पावर 0 डॉट एक्स प्लस, फिर आपको कहे एक आपने कांस्टेंट लेना है, क्योंकि ए की रूट हो रहा है ना, एक दफा प्लस में आ रहा है आपके पास, ये ए की रूट आ रहा है, कोई रिपीट होके नहीं आ रहा। अगर रिपीट होता तो हमने उसका रिपीटेड का फॉर्मूला भी अंदर ही डाल देना था कि उतने कांस्टेंट। अब यहाँ क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही दफा प्लस माइनस आयोटा आया है, तो अब आपने किस तरह करना है, C2 एक कांस्टेंट पहले तो ले लिया, अब अगला जो है वो C2 से स्टार्ट होना था ना, C2 और साइन बी एक्स होता है, ठीक है, साइन बी एक्स, ये फॉर्मूला ये देखें लिखा हुआ है साइन बी एक्स कॉस बी एक्स, तो आपने साइन बी एक्स लेना है। अब यहाँ हमारा बी किसके बराबर है, 1 के है, इसका मतलब है साइन 1x प्लस फिर अगला कांस्टेंट लेंगे C3, और कॉस बी एक्स होता है, इसका मतलब है कॉस 1x, क्योंकि बी आपका किसके बराबर है, 1। यानी अगर आपके पास आयोटा की फॉर्म में आए ना, तो आयोटा की फॉर्म में आपने इस तरह लिखना होता है C2 साइन बी एक्स प्लस C3 कॉस बी एक्स, बी यहाँ जो होगा आपने वो पुट कर देना है, और इस तरह ई की पावर ए एक्स होता है, तो ए यहाँ जो होगा आपने वो पुट कर देना है। अब इसको और सॉल्व करने, ई की पावर 0 डॉट एक्स का मतलब होता है 0, और ई की पावर 0 1 होता है, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा C3 कॉस एक्स। तो अगर आपके पास इस तरह आयोटा की फॉर्म में हो, तो उनका फॉर्मूला इस तरह होता है, कॉन्स्टेंट लगा के साइन एक्स, फिर दरमियान में प्लस, और कांस्टेंट लगा के कॉस एक्स। ये था आपके पास 44। अब हम ना 45 देख लेते हैं। वैसे हमने इसके जितना जनरल वगैरह बनती थी ना चीज़ें, वो तो मैंने आपको डिटेल में भी कराई हैं। अब इसके ना कुछ और हम एमसीक्यूज वगैरह जो हैं पिछले लेक्चर्स के रिलेटेड भी जो होंगे, मिक्स करके अब हम उसको एक दो दिन इस पे और लगाएंगे। जितने इसके एमसीक्यूज हमसे हो सके, पास्ट पेपर्स वगैरह वाले सारे मैं आपको करवा दूंगी एक दो दिनों के अंदर, और हम इसको वाइंड अप करते हैं, और फिर हम अगला कोई और पेपर जो है वो देखेंगे कि कौन सा हमने स्टार्ट करना है। तो इसके कुछ और एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। 45 एमसीक्यूज है। अगर आपके पास ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उन्होंने कहा इसका ऑर्डर बताएंगे, इसका ऑर्डर कितना है। आपको बताया था ऑर्डर की डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में ही बताई थी कि जितना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उसका ऑर्डर होता है। अब इसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है, 3 टाइम्स है, मतलब 3 दफा सबसे ज्यादा डेरिवेटिव है, और इससे ज्यादा डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको नहीं नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है इसका ऑर्डर 3 है। और अगर 46 में देखें तो इसी का आपके पास उन्होंने डिग्री भी पूछी है, डिग्री का भी आपको बताया था कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की जो पावर होती है ना, उसको हम कहते हैं डिग्री। अब यहाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास ये क्यूबिक वाला ही है, और तो नहीं है ना, ये 2 है, ये 1 है, जो ऑर्डर डेरिवेटिव लिए गए ये सबसे ज्यादा है। और इस सबसे ज्यादा की पावर कितनी है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 है। ये आपने नहीं कर देना कि ये क्यूबिक ले लेनी है कि हाईएस्ट डिग्री नहीं देखनी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री देखनी है, तो वो 1 है। उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन है उन्होंने दी हुई है, वो कह रहे हैं बताएं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन है, या होमोजीनियस है। बताया मैंने आपको इन तीनों के बारे में, सिर्फ एक कॉची रह जाती है, वो भी मैं आपको इधर ही बता देती हूँ। ऑर्डिनरी होता है जिसमें आपके पास ये वाले डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, ये वाले। पार्शियल होता है जिसमें ये वाले डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन की ये पहचान होती है कि जितना यहाँ डेरिवेटिव होता है ना, उतना ही एक्स की पावर होती है। यानी यहाँ पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है, तो यहाँ एक्स है। इसी तरह अगर पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर होगा, तो साथ एक्स स्केयर होना चाहिए।
यहाँ आपके पास ये कॉची होती है और होमोजीनियस कौन सी होती है, जिसमें सबकी डिग्री क्या हो, सेम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। अब यहाँ क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ये देखें इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसका मतलब है ये कौन सी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद इसके बारे में उन्होंने पूछा ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नजर आ रहे होंगे, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पार्शियल भी नहीं है, ये कॉची भी नहीं है, ये होमोजीनियस भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। उसके बाद आ जाता है 49, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इज। अब आपने एक और यहाँ भी एक तरीका सीख लेना है, आप लोगों को ये बताया नहीं गया कि अगर तो आपके पास सॉल्यूशन हो और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो क्या तरीका होता है। आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका तो बताया हुआ है, लेकिन अगर सॉल्यूशन गिवन और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालनी है तो वो उसका ये तरीका होता है, आपके पास ना जो सॉल्यूशन गिवन है ना, आपने ना उसके डेरिवेटिव्स लेते रहने, डेरिवेटिव लेके ना कांस्टेंट को खत्म करना होता है, जितने कांस्टेंट होते हैं ना उतनी दफा हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और उसको ना कांस्टेंट खत्म करके जो आपके पास फिर आंसर बचता है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, यानी कांस्टेंट खत्म करके। अब देखें ना, ये आपके पास है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो आया a sin x का आ गया cos प्लस b cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो वो हो गया माइनस b sin x। अब हम ना इसका फिर डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स, और ये आपके पास माइनस बी और साइन का डेरिवेटिव cos। अब ये दो आपके पास आ गई है ना, अगर हम इन दो को ऐड कर रहे हैं ना तो कॉन्स्टेंट खत्म हो जाते हैं, ये a माइनस ए खत्म, b माइनस बी खत्म, और आपके पास जीरो हो जाएगा, और इस साइड पे आपके पास बचेगा डी स्केयर। फिर हम जब इनको ऐड कर रहे हैं तो किस तरह होगा, इसको और इसको ऐड करना था ना, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई, और इस साइड पे तो है ही जीरो, तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो ये बी ऑप्शन वाली होती है। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी आंसर मतलब आपको दिया गया हो, सोल्यूशन आपको दिया गया हो, और आपसे कहें कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें, तो आपने डेरिवेटिव्स लेके ना उसके ना कांस्टेंट को खत्म करना होता है, बस कांस्टेंट खत्म करके जो आपके पास इक्वेशन बचती है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। अच्छा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इस इक्वेशन के वो कह रहे हैं कि क्या कितने मतलब कांस्टेंट हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, थ्री आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या कोई भी नहीं है। अब इसमें ना ये वाला जो है ना, आपको बताऊं, ये फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, ये वाला, और ये जो x के साथ होता है ना ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। और आपको नजर आ रहा होगा कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो सिर्फ एक ही है, मतलब x के साथ सिर्फ एक ही कांस्टेंट है ना, कोई और तो नहीं है, m1 प्लस m2, सिर्फ एक m ही है, इसका मतलब है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं, एक ही है आपके पास, ये फिक्स कांस्टेंट होता है, और ये वाला आपके पास क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, जिसकी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो वो सिर्फ आपके पास क्या है, एक ही है, जो हमने आर्बिट्रेरी है m, वो है 1। उसके बाद आपके पास है 51, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने इस ये डिग्री और इसका ऑर्डर बताना है, आपको पहले बताया है लेक्चर में कि ऑर्डर और डिग्री के लिए रेडिकल साइन या ये अंडर रूट वाला साइन नहीं होना चाहिए। अगर हमने इसको खत्म करना है तो आप स्केयर लेंगे, तो यहाँ भी स्केयर आ जाएगा, यहाँ भी स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। फिर आप ऑर्डर देखेंगे ना, तो ऑर्डर का मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें दो ही है, क्योंकि ये तो सिंगल डेरिवेटिव है और ये डबल डेरिवेटिव है, तो ज्यादा क्या है, डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना है, टू है, और इसकी डिग्री देखनी थी। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है, यानी जो पावर होती है, वही डिग्री होती है। अब क्योंकि रेडिकल साइन और स्केयर रूट हटा के हमने देखनी होती है, तो जब हमने रेडिकल साइन हटाया तो हमने यहाँ स्केयर लिया, तो स्केयर का मतलब है कि इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो तो टू बन गई है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो भी कितनी है, टू है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन सही है, सेकंड ऑर्डर है, और सेकंड ही क्या है, डिग्री है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 52, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, y of 0 is equal to 0, x greater than 0 has no solution, a unique solution, exactly two solution, uncountable many solution। आपको सॉल्यूशन का तो जब भी पता लगेगा जब आप उसको निकालेंगे, और आपको बताया गया है लेक्चर्स में जब सॉल्व किया है कि आपके पास क्या क्या किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहले आपने सेपरेबल देखना होता है, फिर आपने देखना होता है अगर वो ना लग रहा हो, लेकिन ज़्यादातर ये सेपरेबल भी इजी जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा सेपरेबल भी आ जाते हैं। अब यहाँ आपको नज़र ही आ रहा है कि ये इजीली सेपरेट हो सकता है, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया डी वाई ओवर वाई, और डी एक्स को उधर ले गए और एक्स को इधर आके डिवाइड कर दिया, तो डी वाई बाई वाई डी एक्स बाई एक्स, यानी वाई वाली टर्म्स एक तरफ, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, सेपरेट करके फिर आपने इंटीग्रेशन करनी होती है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वन ओवर वाई की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई,
और 1/x की होगी नेचुरल लॉग ऑफ x। और आपको पता है अगर दोनों तरफ नेचुरल लॉग हो तो हम कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग की ही शक्ल में लेट करते हैं। ये आपस में प्लस हो रहे हैं तो नेचुरल लॉग की खूबी होती है कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू एक्स ही आ गया। अब आपने ना, क्योंकि आपको कंडीशन भी दी गई है, ये जब कंडीशन दी जाती है तो इसका मतलब है कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने यहाँ c की वैल्यू निकालेंगे, y/x आप यहाँ पुट कर दें। x भी 0 पुट करना है और y भी क्या पुट करना है, 0। जो गिवन कंडीशन है उसमें x भी आपने 0 पुट करना है, y भी। तो c कितना निकल आएगा, 0/0। इसका मतलब है अनडिफाइंड है। अगर अनडिफाइंड निकला है तो इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपका इस तरह अगर कोई आपको दिया जाए तो आपने सॉल्यूशन निकाल के देख लेना होता है कि किस किस्म का सॉल्यूशन निकल रहा है। तो यहाँ अनडिफाइंड सॉल्यूशन निकल रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 53 है, द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई रिप्रेजेंट। इसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये सॉल्यूशन क्या दिखा रहा है, तो सॉल्यूशन निकाल के ही देखेंगे ना कि किस किस्म का आ रहा है। आपने इसी तरह ये भी जो है आपके पास सेपरेबल बन सकती है, y वाली को इधर ले जाते हैं, x वाली को इधर ले जाते हैं। तो y डॉट dy 1 माइनस एक्स डॉट dx आप हर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें, यहाँ भी और यहाँ भी। y की हो जाएगी वाई स्क्र बाय 2, 1 की हो जाएगी x और x की हो जाएगी एक्स स्क्र बाय 2 और फिर प्लस c। अब आप ना इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ गई। इस सारे टर्म को ना एक तरफ ले आएं और यहाँ ना 2c क्योंकि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं c डैश लेट कर लेती हूँ, या बेशक आप 2c रहने दें, कोई इसमें मसला नहीं है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x प्लस सी। अब आप लोगों को नजर तो आ ही रहा होगा कि ये एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है, सर्कल से मिलती जुलती है, क्योंकि सर्कल की जो जनरल होती है वो होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये उसी किस्म की है। लेकिन आपने क्योंकि एमसीक्यूज के लिहाज से देखना है, उन्होंने आपको सर्कल के साथ उसका सेंटर भी पूछा हुआ है कि अगर सर्कल है तो उसका सेंटर फिर क्या होगा। सेंटर निकालने का ये फॉर्मूला होता है माइनस डी और माइनस एफ। ठीक है, सेंटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डी और माइनस एफ। तो इसका मतलब है आप पहले माइनस डी और माइनस एफ की वैल्यू निकालें। उसको निकालने के लिए आपको यहाँ कंपैरिजन करना पड़ेगा जनरल इक्वेशन से। तो यहाँ एक्स के साथ कोफिशिएंट है 2g और यहाँ एक्स के साथ है -2। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो 2g बराबर होगा -2 के। तो g की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी -1 और 2f, यहाँ f वाली वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब f किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप फॉर्मूले में पुट कर दें -g, तो ये +1 आ जाएगा और -f इसका मतलब है 0। तो ये सेंटर की इक्वेशन बनती है, जो सर्कल की इक्वेशन बनती है जिसका सेंटर है 1 और 0 पे। तो ये वाला पहला एमसीक्यूज आपका सही आंसर है। ये हमने आज इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले, हम इंशाल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह हाफिज़।